अस्सलाम वालेकुम। आज हम बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इन एग्रीकल्चर कॉलेज पेंजगोर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो पेपर हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। ये पेपर 14 जनवरी 2026 को हुआ है पेपर ये। और जो इसमें एमसीक्यूज हैं वो जो हम बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसी से रेलिवेंट हैं तमाम के तमाम एमसीक्यूज। और इसको हम 3 पार्ट्स में ना डिस्कस करेंगे। आज फर्स्ट पार्ट की वीडियो आज बना रहा हूँ, तो सेकंड और जो इसका थर्ड पार्ट होगा वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। तो पहला एमसीक्यूज है, ऑल कॉस्ट इन मॉनेटरी टर्म कैन बी रिगार्डेड एज। यानी कि ये उस कॉस्ट की बात कर रहा है जो मॉनेटरी टर्म में हम पे करते हैं, तो उसे हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है या जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, वो हिडन कॉस्ट होती है, वो मॉनेटरी यूनिट्स में नहीं हो रही होती, वो इकोनॉमिक्स में हम एज्यूम करते हैं। और जो अकाउंटिंग कॉस्ट है या इसे मॉनेटरी कॉस्ट कहते हैं, तो उसे हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। सेकंड एमसीक्यूज है, स्लोप ऑफ आइसोक्वांट कर्व इज नॉन एज। जो स्लोप है आइसोक्वांट का, क्योंकि जो प्रोडक्शन का ताल्लुक है वो आइसोक्वांट से है और जो प्रोडक्शन होती है वो टेक्निकल होती है, तो इस वजह से जो आइसोक्वांट हम पढ़ते हैं, ये आई क्यू, जिसके हर पॉइंट के ऊपर जो जो आउटपुट होती है वो सेम होती है। तो अगर हम एक टेक्निक से दूसरी टेक्निक की तरफ मूव होते हैं, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, आउटपुट सेम रहती है। तो जिसकी स्लोप होती है उसे कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड एमसीक्यूज है, द कंजम्पशन ऑफ गुड डिक्रीज ड्यू टू प्राइस इंक्रीज। यानी कि प्राइस इंक्रीज हो रही है और जो कंजम्पशन ऑफ गुड्स है वो डिक्रीज हो रही है, तो इट मींस ये गुड कौन सी होगी, ये नॉर्मल गुड होगी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। सेंट्रल बैंक प्रिफर टू फिक्स डैश एंड एक्सेप्ट द रिजल्टिंग। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। मॉनेटरी पॉलिसी को किस तरीके से कंट्रोल करता है, उसके पास टूल होते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। एक क्वांटिटेटिव टूल है इंटरेस्ट रेट, जिसे बैंक रेट भी आप कह सकते हैं। तो बैंक रेट के जरिए वो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। तो बी ऑप्शन, सेंट्रल बैंक टू फिक्स इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट को वो फिक्स करेगा और जो मनी, जो इक्विलिब्रियम है मनी मार्केट के अंदर, उसको वो गेट करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम मनी सप्लाई। तो जो बी ऑप्शन होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर 5 एमसीक्यूज है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट डैश इन द शॉर्ट रन। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है, जहां पर जो एक्सचेंज रेट है वो फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है और जो डिमांड है उनसे वो डिटरमेंट होता है। और अब जो सप्लाई है फॉरेन करेंसी की और डिमांड है, सप्लाई किस तरह से आती है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, और डिमांड या हम जो बाहर की गुड्स हैं उसको हम डिमांड कर रहे हैं, तो इट मीन्स फॉरेन करेंसी को हम डिमांड कर रहे, फॉरेन करेंसी की हम डिमांड कर रहे होते हैं। तो ये इंटरनेशनल फाइनेंस का टॉपिक है अलग से, जो मेरे प्रीवियस लेक्चर है उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो अब वो क्या कहता है इस एमसीक्यूज में कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आर डैश इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में क्या होता है कि जब ये फ्लक्चुएशन आती है डिमांड एंड सप्लाई में, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में, तो जो एक्सचेंज रेट है वो वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल का मतलब होता है जो चीज़ चेंज होने वाली होती है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। 6 एमसीक्यूज, द अमाउंट हाउस होल्ड फर्म एंड गवर्नमेंट would like to spend on good and services is term as। यानी कि जो अमाउंट है हाउस होल्ड या फर्म्स हैं या गवर्नमेंट है वो स्पेंड करते हैं गुड एंड सर्विसेज के ऊपर, इस टर्म है उसे हम कहते हैं प्लान्ड एक्सपेंडिचर, कि ये प्लान्ड हमारे एक्सपेंडिचर है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट।
सेवन एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे, मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस है उसकी वेबसाइट पर ये इकोनॉमिक सर्वे दिया गया है। तो 2024 टू 25 करंटली द शेयर ऑफ फॉरेस्ट्री सेक्टर इन एग्रीकल्चर्स वैल्यू एडेड जीडीपी इज 2.31% है ये। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। एट क्वेश्चन है ये। एजीके का जो पेपर मैंने डिस्कस किया है उसमें भी आया हुआ है, केपीके के पेपर में भी आया हुआ है। तो जो ये फिशर इफेक्ट है ये बहुत फेमस है। तो फिशर इफेक्ट का ये फार्मूला है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इक्वल टू रियल इंटरेस्ट रेट प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। तो फिशर इफेक्ट डिस्क्राइब द वन फॉर वन रिलेशन या वन टू वन रिलेशन बिटवीन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के दरमियान वन टू वन रिलेशनशिप होता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, इन्फ्लेशन रेट एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। ए इज करेक्ट वन। नाइन एमसीक्यूज है। The graph that show positive relationship between quantity supply and its price is known as। सप्लाई कर्व की बात कर रहा है कि ये सप्लाई कर्व होता है, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ये प्राइस है हमारी, और यहाँ पर ये सप्लाई होती है। जैसे जैसे प्राइसेस में इंक्रीज आता है तो ये सप्लाई भी मूवमेंट अलोंग द कर्व उसमें इजाफा आ रहा होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? सप्लाई कर्व कहेंगे। ये पी नॉट कह लें इसे, और ये एस नॉट। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो इसमें जो मनी है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। द यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट कमोडिटी कैन बी रैंक्ड और ऑर्डर बट नॉट measured इज कॉल्ड। यानी कि अब इसने किसकी बात कर रहा है? ये ऑर्डिनल अप्रोच की बात कर रहा है। तो मैयर्ड की बात ये नहीं कर रहा, यानी कि कार्डिनल की बात नहीं कर रहा। तो इसका जो बी ऑप्शन है ऑर्डिनल यूटिलिटी इज करेक्ट वन। 12 एमसीक्यूज है, ये थोड़ा ट्विस्ट हो गया है। तो वैसे नज़र ये ठीक आ रहा है। एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वेयर एम पी इज राइजिंग एंड ए पी इज आल्सो राइजिंग। वो कहता है कि ए पी भी राइजिंग हो रही होगी और एम पी भी राइजिंग हो रही होगी इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो आपका एमपी है वो ग्रेटर होता है और जो एपी है वो लेस होता है। ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है ये वाला। ये बिल्कुल इसके नीचे आ जाएं आप, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। वो कहता है कि एमपी भी इंक्रीज हो रहा है, ये देखें जी, ये इधर ये एमपी भी इंक्रीज हो रहा है और नीचे ये एपी भी इंक्रीज हो रहा है। तो इट मींस एमपी ग्रेटर है और एपी क्या है? लेस है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। 13 एमसीक्यूज। पोल्यूशन इज क्लासिफाइड। पोल्यूशन क्या है? नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है, जाहिर सी बात है कि ये डिज़ायरेबल नहीं होती किसी भी कम्युनिटी के लिए। तो इसलिए पोल्यूशन को जो हम पब्लिक फाइनेंस में पढ़ते हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज सोशल कॉस्ट में और सोशल बेनिफिट्स के अंदर, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। 14 एमसीक्यूज है स्टेटिस्टिक्स से या इकोनोमेट्रिक्स से। वेरिएंस इज मैयर्ड। तो वेरिएंस किस लिए मैयर होता है? डिस्पर्शन फाइंड आउट करने के लिए। डिस्पर्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट वन। 15 एमसीक्यूज है। द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑलवेज लाइज बिटवीन, यानी कि जो आर होता है हमारे पास वो पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। तो -1 और +1 के दरमियान इसकी वैल्यूज लाई करती हैं। 16 एमसीक्यूज है। एनालिसिस डिस्क्राइब रिलेशनशिप ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। एनालिसिस डिस्क्राइब यानी कि सिर्फ और सिर्फ के किसी चीज़ की वजह क्या है, क्यों वो वजूद में आई, वो हमने अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसको हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं। और अगर हम सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं या अपनी कोई राय दे रहे हैं तो वो नॉर्मेटिव हो जाती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इन सिंपल रिग्रेशन मॉडल डिपेंड ऑन। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा सैंपल साइज होता है
और उसमें जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं, या पैरामीटर्स को ले लें, अगर वेरिएबल्स को लेंगे तो -1 ऐड करना पड़ जाता है। तो वो कहता है कि ये जो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये हमारी सैंपल साइज के ऊपर डिपेंड करती है। अगर सैंपल साइज छोटा हो तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो जाहिर सी बात है कम हो जाएगी। कि अगर ये सैंपल साइज है 10 और 3 हमारी ये है K-1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, 7 हो गई। और अगर सैंपल साइज है हमारा 30 का था फॉर सपोज डैट, और वेरिएबल्स ये 3 हैं, और एक इंटरसेप्ट इसमें ऐड कर दिया हमने, तो ये कितना हो जाएगा, 27। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो सैंपल साइज के ऊपर डिपेंड करती है रिग्रेशन के अंदर। आफ्टर रिलैक्सिंग द अजम्पशन ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर होता है जी। ये यहाँ पर ये हम अज्यूम करते हैं कि जितने भी हमारे गिवन रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हुए हम ये एक्स और वाई की प्रोडक्शन ले रहे हैं। ठीक हो गया, लेबर और कैपिटल या एंटरप्रेन्योर और जो है लैंड है, उन सब के सबको नॉर्मली दो ही लेते हैं हम, लेबर और कैपिटल, क्योंकि एक्सिस हमारे पास 2 होते हैं। अब वो कहता है कि ये हमने रिलैक्स कर दिया, क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेंज हो गई लेबर एंड कैपिटल की, और टेक्नोलॉजी पैदा करने का तरीका भी चेंज हो गया। अगर ये बेहतर हो जाएगा तो एक्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी और वाई की भी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और ये जो कर्व है ये आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो मोर सूटेबल है। द शेप ऑफ लीनियर डिमांड और सप्लाई कर्व रिप्रेजेंट, जो स्लोप है, ये मैंने ये डिमांड कर्व बनाया है, इसकी स्लोप कैसे लेते हैं हम, चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स। तो उसको हम क्या कहते हैं, जो स्लोप है उसका अल्टरनेटिव नाम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है। ठीक हो गया, क्योंकि ये रेशो है चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, रेट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जो हमारे पास है डी ऑप्शन, ये इसका करेक्ट होगा। लॉन्ग रेंज मेथड इज यूज टू सॉल्व। अब हमारे पास जो ऑप्टिमाइजेशन होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक होती है कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन, एक होती है विदाउट कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन, या अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। एक होती है अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन, एक होती है हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। जो कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन में ये होता है कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है सब्जेक्ट टू एक कॉन्स्ट्रेंट दी होती है हमें। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, पर हमें रिसोर्सेज दी गिवन है, कॉन्स्ट्रेंट दी गई है साथ। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो, मैक्सिमाइज की या मिनिमाइज की, यानी कि हमें आउटपुट दे दी गई है और हमें सब्जेक्ट टू कहा गया है कि आपने कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो ऐसी सिचुएशन में हम जो लॉन्ग रेंज मेथड यूज करते हैं तो वो कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन को सॉल्व करता है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम विद कॉन्स्ट्रेंट। तो आपने ये बात याद रखनी है, जहां भी हम लॉन्ग रेंज मेथड को यूज करते हैं तो इट मींस वो कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन है। लोनेबल फंड थ्योरी वाज एडवांस्ड बाय विक्सेल। विक्सेल का नाम ज्यादा आता है क्योंकि इसके ऊपर बाद में रॉबर्टसन ने भी काम किया। ठीक हो गया, तो ये दोनों ऑप्शन ठीक है, बट जो 99% करेक्ट है वो ये विक्सेल ही है, इसका नाम पहले आता है। पर कैपिटा इनकम स्टैंड फॉर रियल नेशनल इनकम बटा साइज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक हो गया, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ये सिंपल लिखा हुआ है, पर कैपिटा इनकम का फार्मूला लिखा हुआ है। डबल काउंटिंग हैज द इफेक्ट। डबल काउंटिंग में क्या होता है कि हम कहते हैं कि फाइनल गुड्स को हमने शामिल करना है। ठीक हो गया, ये देखें जी, ये फर्ज करें गुड है ए, बी, सी, ये डिफरेंट स्टेप है, और ये है क्या, फर्ज करें हम आटा ले लेते हैं, आटा 10 रुपीज़ का है। जब उसको
नहीं, गंदम 10 रुपीज़ की है। जब उसका आटा बना तो उसकी वैल्यू हो गई 15। और जब उससे रोटी मिली तो बनी तो वो क्या हो गई, 20 हो गई। अब इकोनॉमिक्स कहती है जो फाइनल है ना, आपने इसको शामिल करना है। अगर आप इनको अलग अलग शामिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30। और ये क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो वैल्यू एडिड क्या कहता है कि अगर आपने हर स्टेप को ऐड करना है, जितना इनके अंदर इजाफा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आप उसको ऐड करेंगे। ठीक हो गया, ये 5 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे 20। या ये ऐड कर लें या ये ऐड कर लें, अगर आप इन सब चीज़ों को ऐड करेंगे तो फिर ये ओवर एस्टिमेशन हो जाएगी। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड जीडीपी इक्वल टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि जो जीएनपी है, अ, और हमने क्या किया हुआ है, जीडीपी को कैलकुलेट किया हुआ है। अगर जीडीपी के अंदर हम नेट फैक्टर इनकम को इंक्लूड कर लें तो वो हमारी जीएनपी बन जाती है। या जीएनपी से माइनस कर दें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो वो क्या बन जाता है, जीडीपी बन जाती है। तो ये इनके दरमियान डिफरेंस है, दोनों के दरमियान, दोनों कॉन्सेप्ट्स के दरमियान, नेट फैक्टर इनकम का। तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। 25 MCQs। 24 हो गया है ना? हाँ जी, 24 हो गया, 25। नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस इज हायर देन नेशनल प्रोडक्ट बाय फैक्टर कॉस्ट बाय अमाउंट। अब जो हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं ना, एक हम प्राइसेस बेस पे करते हैं, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। दूसरा हम करते हैं फैक्टर कॉस्ट के ऊपर, फैक्टर कॉस्ट यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो एक्चुअल कॉस्ट है, और मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। अब जो ये प्राइसेस हैं और जो ये फैक्टर कॉस्ट है, ये है सेम ही। बट प्राइसेस के अंदर हमने क्या किया होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस डाले होते हैं, और साथ इसके अंदर सब्सिडी होती है। अब जो टैक्सेस होते हैं ना, वो प्राइसेस को बढ़ा देते हैं, और सब्सिडी क्या करती है, टैक्स प्राइसेस को कम कर देती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो सब्सिडी है उसको प्लस कर लेंगे, सॉरी माइनस कर देंगे सब्सिडी को। ये हम इसको माइनस कर दें, और ये सब्सिडी। ठीक हो गया। तो इन दोनों के दरमियान ये डिफरेंस है, प्राइस और फैक्टर प्राइस के दरमियान। तो वो कहता है कि नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस इज हायर। हायर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ये चीज़ें ऐड हैं। ठीक हो गया, इस वजह से प्राइसेस फैक्टर कॉस्ट से ज़्यादा हो जाती है। तो वो हाई हाई क्यों है, वो ये वाला फैक्टर होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज वाला। तो सब्सिडी ना नॉर्मली कम ही होती है, टैक्सेस इसके अंदर ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से प्राइसेस फैक्टर कॉस्ट से हायर होती है। तो जो ये क्वांटिटी है ये तो सेम ही रहनी है। इफ in a year, if national product at factor cost is 400 crores, indirect taxes 125 crore and subsidy 25 करोड़, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस क्या होगी। तो यही हमारा फार्मूला जो अभी हमने पढ़ा है यहाँ, इसको हम इस पर अप्लाई कर देंगे कि हमारे पास जो ये 400 करोड़ नेशनल प्रोडक्ट है, इसको प्लस 125 टैक्सेस को ऐड कर देंगे जैसे ये मैंने आपको बताया, और जो सब्सिडी है वो माइनस कर देंगे, तो ये 500 हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारी जो है नेशनल इनकम, वो आ जाएगी एट ए फैक्टर कॉस्ट, है ना, ये आ जाएगी हमारी वो एट ए मार्केट मार्केट वैल्यू प्राइस, मार्केट की भी वैल्यूज आ जाएंगी। तो डी ऑप्शन
500 crore is correct answer. If GNP is 500 crore and NNP is 450 crore before depreciation. अब वो कहता है डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करें, तो GNP माइनस डेप्रिसिएशन किसके बराबर होता है? NNP के। NNP उसने दिया हुआ है 450, 500 उसने GNP दी हुई है, डेप्रिसिएशन हमने फाइंड आउट करना है, डेप्रिसिएशन को उधर ले जाएंगे और ये 450 इधर आ जाएगा, तो जब ये माइनस करेंगे तो ये 50 आएगा। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ए डिमांड कर्व इज नॉट रिलेटेड टू, जो हम इंटर लेवल की बुक पढ़ते हैं उसमें कहते हैं कि जो टाइम पीरियड्स का है उसमें सप्लाई का तो ताल्लुक होता है टाइम पीरियड से, बट इसका ताल्लुक नहीं होता डिमांड का। बट जो लेट मॉडर्न बुक्स जो हम पढ़ते हैं उसमें वो टाइम पीरियड्स को भी डिस्कस करता है डिमांड के साथ। तो अगर मॉडर्न्स को देखा जाए तो ये एनी ऑफ द अबव इज करेक्ट है। ठीक हो गया, या ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट है, यानी कि जो डिमांड कर्व है प्राइस ऑफ कमोडिटी भी उससे डिपेंड करती है, प्राइस ऑफ इट्स इफ सब्सिट्यूट्स वो उसके ऊपर भी हमारा डिमांड कर्व डिपेंड कर रहा होता है, टाइम पीरियड्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। तो ये मैंने दोनों आपको सूटेबल आंसर इसके बता दिए। 29, एन इनकम डिमांड कर्व ऑफ ए इंफीरियर गुड, यानी कि अगर इनकम इंक्रीज हो रही है, ये इनकम इंक्रीज हो रही है, आई फॉर इनकम लिखा है मैंने ये, और क्वांटिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो इट मीन्स ये कौन सी गुड है? इंफीरियर है और इसका जो स्लोप है वो डाउनवर्डिंग होगा ऐसे। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। स्लोप ऑफ डिमांड कर, स्लोप ऑफ डिमांड कर, हाँ जी, नो रेलिवेंस टू इलास्टिसिटी, ये गलत बात है। नो रेलिवेंस टू फैक्टर इन्फ्लुएंस इलास्टिसिटी, ये भी गलत है। ओनली वन फैक्टर डिटरमाइनिंग द इलास्टिसिटी, ये भी नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी, नन ऑफ दीज होगा। व्हेन प्राइस डिक्रीज विद इट टोटल आउटले ऑन कमोडिटी आल्सो डिक्रीज इन केस, यानी कि प्राइस डिक्रीज हो रही है और टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कि ये प्राइस है मेरी 10 और ये है क्वांटिटी, ये डिस्पोज्ड एट 10 है। टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलेंगे जी इधर? टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएंगे 100, प्राइसेस क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, 5 हो गई, 5 डिक्रीज, क्वांटिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, 11 हो गई। अब 11 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये क्या हो जाएगा? 55 हो गया। अब हमने क्या देखना है इधर? हमने ये देखना है कि ये प्राइसेस डिक्रीज हुई हैं 10 से 5, और एक्सपेंडिचर भी क्या हो गए हैं? डिक्रीज हो गए हैं 100 to 55। अगर हम इसकी डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम इसकी इस टाइप की बनेगी, प्राइस 5 और ये है 10 प्राइसेस, और डिमांड मैंने ली है 10 और 11। तो 5 10 पर क्या है? 10 है, और 5 पर ये जब हम इसका डिमांड कर बनाएंगे तो ये लेस इलास्टिक नजर आ रहा है आपको। तो इसका जो रिलेटिव इन इलास्टिक, सी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। तो इसके टोटल एमसीक्यूज हैं 70, इस पेपर के, जो मेरे पास पेपर है, टोटल एमसीक्यूज है 70। फर्स्ट पार्ट में मैंने ये 31 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कम थे। तो जो आखिर वाले जो क्वेश्चन है नियर अबाउट 39, उसमें कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी हैं, तो वो मैं 2 पार्ट्स में डिस्कस करूंगा। तो आप ये वीडियोस देखते रहिएगा, क्योंकि आजकल बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की सीट्स भी आई हुई हैं लेक्चरर की। अगर वो स्टूडेंट्स भी मुझे ज्वाइन करना चाहें तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर है, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए
मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।